नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक अकेला कितनों पर भारी पड़ा है। आज चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में मोदी मैजिक चला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और जीत के साथ ही अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जीत का पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को दिया जाए, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। 40 से ज्यादा पीएम मोदी ने जनसभाओं को संबोधित किया, कई लगातार रोड शो भी किए और कहीं ना कहीं पीएम मोदी का क्रेडिट इस जीत को जाना ही चाहिए। तो इसे समझेंगे कि आखिर पीएम का मैजिक क्या है, इस जीत में किसे क्रेडिट देना चाहिए। और मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जीत तो हो गई बीजेपी की, लेकिन इस जीत का क्रेडिट क्या सिर्फ पीएम मोदी को जाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के परफॉर्मेंस के हकदार है, वो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। मैं कलकत्ता किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि भाई इस तरह के जो रिजल्ट आए ये बंगाल में कब होगा। ही सेड कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ये पीसी सरकार है। पीसी सरकार हिंदुस्तान के नंबर 1 जादूगर, जिसको कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी हो, जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का है तो जादूगर की दुनिया में जो है पीसी सरकार। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? मैंने भाई क्यों? बोले जहां दूर दूर तक जीत का नामो निशान नहीं था, वहां आपने प्रचंड बहुमत दिलवा के 3 राज्यों में आपने सरकार बनवा दी। जहां जनता और पत्रकार, ओपिनियन मेकर, सारे लोग, सर्वे वाले, आप ये देखिए, ये सिर्फ नहीं, पिछले 3-4 महीने से लगातार सर्वे हो रहे थे। और सर्वे करने वाले टीवी चैनल क्या कहते हैं? हम गांव-गांव जा रहे हैं, हम हर जगह जा रहे हैं, पता कर रहे हैं मोदी का जादू चलेगा नहीं चलेगा। डिस्कशन होता था तो लोग कहते कि देखिए, मोदी तो लोकसभा चुनाव में इनका असर होता है, विधानसभा चुनाव में उनका कोई असर नहीं है। और इस तरह की कन्विंसिंग चीज़ें बताई जाती है कि अच्छे लोग जो है उसमें कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं भाई चलो ये बात सही है, स्टेट लेवल पे भी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कि कैंपेन का कारपेट बॉम्बिंग, 50 के आसपास उन्होंने रैलीज की और रैलियों में जिस तरह से भीड़ और जिस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा देखिए, क्या बच्चे क्या बूढ़े, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ती थी सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को देखने के लिए। और जनता को पीएम मोदी पर भरोसा भी था और शायद यही वजह है कि बीजेपी की जीत हुई। यही जो शब्द जिसका आपने इस्तेमाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक इसलिए चला, वो शब्द है ट्रस्ट। लोग उस नेता को ट्रस्ट करते हैं, उस पे भरोसा करते हैं जो डिलीवर करता है। राहुल गांधी घूमते रहे, प्रियंका वाड्रा घूमते रही, लेकिन वो ट्रस्ट वो पैदा नहीं कर सके। इन्होंने भी वादा किया, कांग्रेस पार्टी ने भी वादा किया। कांग्रेस पार्टी की तो वादे और भी ज्यादा बड़े बड़े थे, लेकिन ट्रस्ट नहीं था, लोगों का उस पर यकीन नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने जिस हिसाब से, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। और ये 2024 में जो चुनाव होंगे उसके लिए संगठन के तौर पे, कैंपेन के स्टाइल के तौर पे कैसे कैसे क्या करना है, नई चीज़ें, नए एक्सपेरिमेंट्स जो आगे आने वाले दिनों में वीडियोस में हम लोग बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट में कुछ तब्दीलियां की। इन सारे चीज़ों के लिए एक ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया प्रधानमंत्री मोदी, ताकि 2024 में आसानी से चुनाव जीता जा सके। तो क्रेडिट तो पूरा का पूरा पीएम मोदी को ही जाता है। और जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जरा देखिए, ये इसी बार के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान की तस्वीरें हैं, जहां दूर दूर तक अगर आप नजर गाड़ेंगे तो आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे जो पीएम मोदी की बस एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आते थे। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि पीएम मोदी कहीं भी जाते थे, राजस्थान जाते थे तो राजस्थान के स्टाइल में ढल जाते थे, मध्य प्रदेश जाते थे तो उनका एक अलग अंदाज नजर आता था और लोकल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते थे, लोगों से जुड़ने की कोशिश करते थे। और शायद इसी का ही वो नतीजा है जिसको लेकर जनता ने पीएम मोदी को भर भर के प्यार दिया है। राजीव सर, ये जनता का प्यार, और क्या जनता के प्यार और मोदी के विश्वास की वजह से आज बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है? भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर
लोगों को विश्वास है और पार्टी को विश्वास है, और पीएम मोदी को अपनी टीम के ऊपर विश्वास है, क्योंकि जीत है जो एक मजबूत टीम के भरोसे से होती है। पीएम मोदी ने रैलियां की, लोग उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरा भरोसा, एक भरोसा तो यह है कि केंद्र में मोदी, राज्य में कोई और भी हो सकता है, जैसा कि कई राज्यों में दिखाई पड़ा। कई राज्यों के चुनावों में कभी कभी होता है कि यहां पर हम किसी और को चुन लें, लेकिन केंद्र में हम मोदी को चुनेंगे। अब इस बार जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, इन्होंने क्या किया, हर राज्य में जहां चुनाव हो रहे थे, न छत्तीसगढ़ में सीएम का कोई चेहरा, न मध्य प्रदेश में सीएम का कोई चेहरा, और न राजस्थान में, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने क्या कहा, मोदी की गारंटी है यहां पर सरकार जो आपको मिलेगी वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मिलेगी। हर व्यक्ति को जो मिलेगा वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र भी जारी किया गया। बिल्कुल, और ये गारंटी का मतलब है कि जो लोग भरोसा कर रहे हैं कि 9 साल से अगर सरकार केंद्र में चल रही है और केंद्र सरकार के सारी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंच रहा है, एक सरकार ऐसी बनी है जो दुनिया भर में भारत की ताकत को दिखाया है, जिसकी विदेश नीति पर सवाल कौन कर रहा था, कांग्रेस के नेता कहते थे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हिंदुस्तान के लीडर हैं, लेकिन इनका डिप्लोमेटिक तरीका या विदेश नीति अच्छी नहीं हो सकती, इनकी समझ नहीं है। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि ये विदेश नीति कैसे भारत की बदली है। चाहे इस बीच किसी भी घटना को वैश्विक स्तर पर देख लें, लोगों के भीतर चर्चा होती है चुनावों के अंदर कि देखो भारत को दुनिया में कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। तो अब वो भरोसे की बात है कि इन लोगों को ये लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, पीएम मोदी के नाम पर दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा तय करके रखे होंगे। और ये भरोसा जो है वो दिखा छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। तो सर, ये जो 3 राज्यों में बीजेपी की इतनी अच्छी जीत हुई है, इसका पूरा क्रेडिट तो पीएम मोदी को जाता ही है, जैसा कि आपने समझाया, सर ने भी समझाया। इसका असर, इसका इम्पैक्ट अब 2024 के चुनाव में कितना पड़ेगा? ये चुनाव में जो इम्पैक्ट 2024 की बात है, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही है कि जो विपक्ष में बैठे हैं, यानी कांग्रेस, जिसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं के मनोबल को थोड़ा स्थिर करें, जो नीचे गिरा हुआ है। राहुल गांधी इसलिए इंडी अलायंस की बैठक नहीं बुला रहे थे, थोड़ा सा नेगोशिएटिंग पावर मिले और फिर कम से कम कांग्रेस को ये लगे, उसके नेताओं कार्यकर्ताओं को लगे कि हम भी जीत सकते हैं। लेकिन वो मनोबल पूरी तरीके से गिर चुका है। अब राहुल गांधी जब 2024 की तैयारी करेंगे तो कौन सा आधार लेकर जाएंगे? अब इनके ऊपर ठप्पा लगता रहेगा कि कांग्रेस के लिए जीतना लगभग असंभव है, और उसमें भी उत्तर भारत के क्षेत्रों में। तो इसलिए ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, अगर किसी राज्य में चुनाव हारती भी है, जैसा पिछले आंकड़ों में है कि राजस्थान में चुनाव विधानसभा का हारी, लेकिन लोकसभा में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि कांग्रेस के लिए उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए था। तो उत्तर भारत से कांग्रेस पार्टी का तो सफाया ही हो गया है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी चुनाव प्रचार पे जुटे रहे, वो एक कड़ा संदेश देता है बाकी के नेताओं के लिए भी। सर, हमने देखा कि दिन में मोदी राजस्थान होते थे, दोपहर को छत्तीसगढ़ पहुंच जाते थे, रात में तेलंगाना पहुंच जाते थे। इतनी जो कड़ी मेहनत पीएम मोदी ने की है, या ये मेहनत कोई और बड़ा नेता कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हमने जब से होश संभाला है, जब से राजनीति की समझ हुई है, इतने सारे नेताओं को हमने देख लिया, नोबडी कैन वर्क लाइक हिम। इतनी मेहनत, और इन्होंने राजनीति में मेहनत के मापदंड को इतना ऊंचा कर दिया है कि ये राहुल गांधी, मेरे आप ये समझिए ठीक वैसा ही है कि ब्राज़ील के साथ किसी इंडियन टीम को खिला दीजिए फुटबॉल, तो हाफ टाइम तक में तो सांसें अटक जाएगी लोगों की, वो पूरा गेम नहीं खेल पाएंगे, सारे बेहोश गिर जाएंगे, शरीर में दम नहीं रहेगा। यही काम प्रधानमंत्री मोदी अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। आप देखिए, ये व्यक्ति थकता ही नहीं है, और बाकी सारे लोग आराम फरमाते हैं। ये
आज यहाँ कल वहाँ, आप देखिए रैली खत्म हुई नहीं, वो दूसरी रैली को प्रचार करने पहुंच रहे हैं। इलेक्शन खत्म नहीं हुआ, वो विदेश में जा रहे हैं, जरा सा भी कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये जो मेहनत, प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत, वो लोग देखते हैं। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रैटेजी। राजीव ने सही कहा कि ये जो चुनाव जो हो रहे थे, इस पे भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन आप स्ट्रैटेजी का जिक्र किया तो मेरे पास एक सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेलने की बहुत कोशिश की। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार बनेगी तो वो जातीय जनगणना कराएंगे, पता नहीं क्या क्या बोल डाले। लेकिन पीएम मोदी का सुबह से एक भाषण जबरदस्त वायरल हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है तो वो है गरीब जाति। इस तरह की बातें क्या जनता के दिलों तक छू गई? ये सिर्फ छुई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार देश के गरीबों को इकोनॉमी से जोड़ा। कांग्रेस के रिजीम के दौरान 70 साल में कोई गरीब बैंक अकाउंट खोलने जाता था तो उसको भगा दिया जाता था। ये मत भूलिए कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट, जो पैसा सीधे ट्रांसफर हो रहा है, गरीबों के पास जा रहा है। अनाज जो दिए जा रहे हैं, गरीबों के पास दिए जा रहे हैं। बिजली पहली बार गरीबों के घर पहुंची है। पहली बार नल से जल मिल रहा है गरीबों के घर में। उनको बाथरूम बनाने के लिए सहूलियत दी गई, घर दिया गया। अब और समझिए कि वो उनकी ज़्यादातर नीतियां जो होती है वो गरीबों के लिए होती है। और राहुल गांधी दूसरी तरफ ये हिंदुओं को तोड़ने के लिए, ये कास्ट सेंसस करो, ये करो। राहुल गांधी से गलती यह हुई कि इन्होंने 2024 में उठाए जाने वाले तमाम मुद्दे को इन राज्यों के चुनाव में इसे एक्सपोज कर दिया। शायद वो इस चीज़ को टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि क्या नॉर्थ इंडिया के अंदर ये कास्टिज्म, ये ओबीसी, ये कास्ट सेंसस जैसे चीज़ों को डाल के हम चुनाव जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सारी जगह पे वो जीत गई होती तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया होता। प्रधानमंत्री मोदी की चालाकी ये रही कि इस तमाम मुद्दे जो राहुल गांधी ने उठाए उसको इस असेंबली इलेक्शन में ही कौंध दिया, मार के खत्म कर दिया। अब 2024 के लिए राहुल गांधी को नए मुद्दे तलाशने होंगे प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए। धन्यवाद आपका। लेकिन जाते जाते राजीव सर आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि जो मुद्दों का चर्चा मनीष सर कर रहे थे उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। पीएम मोदी जहां जहां गए भ्रष्टाचार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में मेरी सरकार बनेगी तो लाल डायरी का राज जो है वो बाहर आएगा। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार का हम खुलासा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा ना मैं खाता हूं ना मैं खाने दूंगा। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी ने जिस तरह से तगड़े तगड़े प्रहार किए, अब तो सरकार बन गई है। क्या बड़े बड़े नेताओं का जेल जाने का नंबर आ गया है? बिल्कुल जाने का नंबर आ गया है, क्योंकि ये सिर्फ पीएम मोदी का बयान नहीं है, ये पूरे विपक्षी पार्टियों में जो बौखलाहट है। ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। 14 पार्टियां गई, ईडी की कार्रवाई से हमें बचाइए। आज भी पिटीशन पर पिटीशन दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ईडी की कार्रवाई से बचाइए। ईडी को सेक्शन 50 रद्द करना पड़ेगा क्योंकि उसमें गिरफ्तारी का अधिकार है। अभी पिछले 9 सालों में जो कार्रवाई हुई, 1,07,000 करोड़ की जब्ती, उससे ज्यादा पैसे जो अटैच किए गए, इतने जगह पर छापेमारी हुई। बड़े बड़े नेता जिसके ऊपर हिम्मत नहीं होती थी कि पूछताछ के लिए बुलाया जाए, सीएम, डिप्टी सीएम, ये इन लोगों को ईडी ने, सीबीआई ने दबोचा। तो इन लोगों को लगता है कि जिस तरीके से पहले 70 सालों तक एक दूसरे के साथ समाजवाद था इन पार्टियों के बीच कि हम भी खाएंगे तुम भी खाओ, ना हम तुमको गिरफ्तार करेंगे ना तुम हमें गिरफ्तार करो, ये जो समाजवाद चल रहा था भ्रष्टाचार का, उसको इन्होंने तोड़ दिया। और ये लोगों के दिमाग में है कि अगर हम एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और समाज चाहते हैं तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक बार हर स्टेट में मौका दें और उसके बाद
देखें कि यहां पर क्या होता है। धन्यवाद सर आप दोनों का। तो भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी ने जिस तरह से हमला बोला है उसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि दो बड़े राज्य में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी ही, लेकिन चुनावी प्रचार के दौरान पीएम मोदी जिस तरह से भ्रष्टाचार पर हमला बोलते थे वो अब कांग्रेस पार्टी को जीने नहीं देगा। लेकिन नो डाउट इन 3 राज्यों में जीत का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को ही जाता है। मोदी का मैजिक चला है और एक अकेला सभी पे भारी पड़ा है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।